सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने भी पिछले एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, जिसने देख लिया शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। सो एपिसोड की शुरुआत होती है जूफेन के साथ, जो सभी डिसेबल को बताता है कि वो उन्हें बाकी एल्डर्स और वेनरेबल्स से भी कहीं ज़्यादा दे सकता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा नाम पुकारो। और जैसे ही जूफेन ये सब कहता है, सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, स्टीवर्जू, और जूफेन का नाम नारायणा करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जूफेन उन्हें चुप करने का सिग्नल देता है और आगे कहता है, मुझे फॉलो करने का कुछ शर्तें हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ पावर के प्यासे हैं, लेकिन जिनके पास कोई असली मकसद नहीं है। इसलिए मैं एक ट्रायल रख रहा हूँ लेबर ऑफिस में। हर एक को टेस्ट किया जाएगा। अगर तुम इलाइट लेबर ऑफिस के लायक हो और मेरी अनंत रिसर्च को संभाल सकते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक दिन एल्डर या वेनरेबल बना जाओगे बिना असुरा सर्कल के ज्वाइन किए। लेकिन जो फेल किया जाएगा वो माफ़ करना, तुम सिर्फ एक नॉर्मल लेबर ही बन के रह जाओगे और असुरा सर्कल के अंदर मौत का इंतज़ार करते रहोगे। और जूफेन के मुंह से ये सब बात सुनने के बाद सारे के सारे डिसेबल्स घबराने लगते हैं और आपस में ही बातें करते हैं कि रुको ज़रा, क्या अब हमें भी टेस्ट पास करना पड़ेगा? पर मैंने तो काफ़ी हफ्तों से कल्टीवेशन भी नहीं किया है। फिर जूफेन उनको बताता है, जो लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं मेरे साथ चलो, और अगर तुम्हें एक कदम उठाने से डर लगता है तो शायद तुम वैसे ही जीने के लायक हो, एक कीड़े की तरह कमज़ोर और बिना किसी इच्छा के। तुम लोगों में पावर की प्यास नहीं है और तुम लोग कमज़ोर हो। और अब इधर जूफेन की बातें सुनने के बाद सारे डिसाइपल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के बीच में से तायांग आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए अपने मन ही मन कहता है, देखते हैं क्या चीज़ है जो कि एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज के कल्टीवेटर को लेबर ऑफिस के सारे डिसाइपल फॉलो करना चाहता है, और जिसको कि इनर सेक्ट का सबसे महान डिसाइपल गुयू भी पीछा करना चाहता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एंसेक्टर का ग्रेवियर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन कल्टीवेशन करता था। वो एक मंत्र बोलता है और कहता है, हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो 4 डायरेक्शन गेट्स रिवील योरसेल्फ एंड ओपन नाउ। और जैसे ही जूफेन ऐसा कहता है, तुरंत 4 टेलीपोर्टेशन एरे गेट्स खुल जाता है और उनसे इंटेंस ब्लैक एनर्जी निकलते हैं, जिसको कि देखकर सारे के सारे डिसेबल घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और अपने मन ही मन कहते हैं, ये क्या है? और फिर उनको देखकर जूफेन उनको समझाता है, ये सब सील एरे है और यही तुम्हारा टेस्ट भी है। यहाँ पर हेवन और अर्थ के बीच, हेवन और मैन के बीच, जहाँ तुम्हारा बॉडी, सोल और माइंड ट्रांसफॉर्म होता रहेगा, यहाँ ये अनंत रूप में बदलता एंड रूपांतरित होता रहता है। हर एरे ट्रांसपोर्शन में 3 एरे है, जहाँ पर ट्रैप्स, किलिंग और वाइल्ड रिंग्स का भी मिक्स है। तुम्हें इन तीनों में से सिर्फ एक को पास करना होगा और तुम एक इलाइट बन जाओगे और असुरा सर्कल की तकलीफ से बच जाओगे। जूफेन की बात सुनने के बाद तायांग भी पूछता है, तो क्या इसका मतलब चारों के चारों गेट्स एक जैसे हैं? तो फिर यहाँ पर 4 अलग अलग गेट क्यों है? फिर जूफेन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा सवाल है। अगर सभी के सभी डोर्स एक जैसे होते तो उसका कोई मतलब नहीं होता। येलो गेट्स सबसे सिंपल है। यहाँ हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड और येलो को डिफरेंट एस्पेक्ट से टारगेट करता है। ये येलो से हेवन तक स्केल करता है, जैसे कि आउटर सेक्ट डिसेबल, इनर सेक्ट और एलाइट डिसेबल को दिखाता है। ये सभी हेवन गेट्स 5 ग्रेड, 6 ग्रेड और 7 ग्रेड के एरे को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रेड का नाम सुनने के बाद तायांग पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है, क्या ये लड़का वाकई 7 ग्रेड की एरे बना सकता है? फिर जूफेन उनको बोलता है, ये 4 डोर्स तुम्हें अलग अलग पहलुओं में टेस्ट करेगा, जैसे कि मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को नहीं, तुम्हारी पोटेंशियल को टेस्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें सिर्फ मेरे साथ कुछ टाइम तक रहना है और तुम पावर अपने आप ही गेन कर लोगे। और अब इधर जूफेन की बात सुनने के बाद तायांग भी अपनी मन ही मन सोचता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एक आदमी ने सेक्ट का पूरा सिस्टम बदलने का कोशिश कर रहा है और ये लड़का उसका राइट हैंड है, जो कि लेबर ऑफिस में अपना तहलका मचा रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है जो इनर सेक्ट के बुजुर्ग को कोई चुनौती दे रहा है और उनके मुंह से
खाना छीन ले रहा है। वो पूरे सेक्ट का हायरार्की बदलना चाहता है और इतना सोचते ही वो उत्साहित होकर ताइयांग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ तुम्हारा प्लान और मैं तुम्हारा साथ हूँ और अब इस डेमोस गेमिंग सेक्ट को बदलना होगा। और इतना कहते ही ये जोर जोर से हंसने लगता है। ताइयांग की बात सुनने के बाद जूफेन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुमने ऑलरेडी अपने आप को मेरे सामने प्रूव कर दिया है। और फिर अपने मन में सोचता है, ये लड़का बाकी बहुत ही ज़्यादा समझदार है। फिर ताइयांग को दिखाया जाता है जो कि जूफेन से कहता है, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? फिर जूफेन जवाब देता है, ज़रूर, लेकिन एक वार्निंग देना चाहता हूँ। अंदर एक किलिंग एरे है और 3 सालों से सील होने की वजह से कहीं तुम्हारी पावर्स कमज़ोर ना हो गई हो और इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए प्रोफाउंड हेवन स्टेज के डोर को चूज़ करो। और ये सुन के ताइयांग थोड़ा सा घबरा जाता है, जबकि एक और डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि पैनिक में कहता है, क्या हम अंदर वाकई मर सकते हैं? और फिर हमें तभी ताइयांग को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराता है और कहता है, बेहतर है कि एक जीनियस की तरह जियो और एक हीरो की तरह मरो, बजाय एक मीनिंगलेस ज़िंदगी के। मैं तो मरना ही पसंद करूँगा। और फिर वो गेट की तरफ बढ़ने लगता है और सबसे पावरफुल इलाइट गेट को चूज़ करता है। और इसकी हिम्मत देखकर एल्डरियन भी तारीफ करते हुए कहता है, ये लड़का वाकई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखता है, एक दिन ये ग्रेटेस्ट अचीव करेगा। और जूफेन कहता है, किसी का कचरा किसी और का खजाना होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई और उससे तेज़ दौड़ता हुआ आता है और सीधा सबसे मुश्किल गेट में चला जाता है। और ये देखकर सारे के सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और अपने आप में, ये कौन है जो कि सुसाइड करने के लिए सीधा अंदर चला गया? फिर दूसरा वाला कहता है, ये तो गुयू है। फिर हमें दूसरी तरफ जूफेन को दिखाया जाता है जो कि गुयू को जाते देख कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। और ये देखकर एल्डरियन भी मुस्कुराकर कहता है, ये लड़का, ये तो ग्रैंड एल्डर का सबसे प्यारा डिसाइपल गुयू है और जिसके के पास ग्रेट टैलेंट और इम्यूनिटी एबिलिटी है। और अब जबकि ये इस लेबर ऑफिस में है तो वो ऑफिशियली हमारे साथ है। एल्डरियन की बात सुनने के बाद जूफेन भी कहता है, हाँ, ये लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और कैपेबल है और मैं इसे बिना टेस्ट के भी ट्रेन कर सकता था, लेकिन कौन जाने ये यहाँ रुकेगा या वापस ग्रैंड एल्डर के पास चला जाएगा। वैसे भी ये सब तो डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए हो रहा है। फिर एल्डरियन भी हंसते हुए कहता है, हाँ, वही तो बड़ी पिक्चर है। और इसी के साथ आज का ये वाला एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस। हे एवरीवन, आप सभी के फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ताइयांग को जो कि जूफेन की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, एक जीनियस की तरह जीना और एक हीरो की तरह मरना, मैं यहाँ एक लूज़र की तरह नहीं जी सकता, मैं अंदर जाकर मरना पसंद करूँगा। और एक कहकर ताइयांग सेकंड हाईएस्ट ग्रेड में चला जाता है। और जबकि दूसरी तरफ हमें गुयू को दिखाया जाता है जो कि बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे हाईएस्ट ग्रेड 7th ग्रेड एरे में चला जाता है। जैसे ही ये दोनों अपने गेट में प्रवेश करता है, बाहर वक्त बहता रहता है और सब लोग बस इंतज़ार करते हैं कि कौन कैसे बाहर निकलेगा। और थोड़ी देर बाद हमें 7th ग्रेड की एरे में कुछ हलचल होने लगती है जहाँ गुयू गया था। और ये देखकर गेंगर कहता है, लगता है कोई बाहर आने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सबसे पहले गुयू का पाव बाहर आता है और फिर गुयू निकलता है। उसने कठिन टेस्ट का पास कर लिया रहता है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में होता है। और उसको देखकर गेंगर कहता है, ये इतना ज़्यादा घायल क्यों है? मास्टर, हम तो 7th ग्रेड एरे में गए थे ना, जबकि ये तो एक 6th ग्रेड का एरे है, और फिर ये इतना मुश्किल कैसे हो रहा है? और तब गेंगर की बात सुनने के बाद जूफेन उसको समझाता है, जो एरे तुमने चुना था वो तुम्हारे कल्टीवेशन टाइप के हिसाब से स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। हालांकि उसको 7th ग्रेड का एरे कहा गया, लेकिन वो रिलेटिवली कमज़ोर था, जबकि 8th ग्रेड में ट्रैपिंग, किलिंग और वाइल्डरिंग एरेज होते हैं जो साथ मिलकर व्यक्ति पर कई तरह की अटैक करता है। अगर भरोसा नहीं होता तो अगली बार ये गेट खुद तुम ट्राई कर लेना, मैं भरोसा देता हूँ जिंदा बाहर नहीं आ पाओगे। ये सुनने के बाद गेंगर डर जाता है और कहता है, नहीं मास्टर, मैं ये ट्राई नहीं करना चाहूँगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस गेट की तरफ जहाँ पर ताइयांग गया था। सबसे पहले उसका हाथ बाहर आता है
और फिर तायांग बाहर निकलता है। वो भी टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन वो भी बुरी हालत में होता है और उस दोनों को देखकर बाकी शिष्य बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहता है इन गेट के अंदर ऐसा क्या है जो रेडियम टेस्ट के 7th ग्रेड के एक्सपर्ट को भी इतनी बुरी हालत में लेके आया है। ये अरे वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम आ गए तो हम जिंदा नहीं आ बचेंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा वहाँ पर। फिर हमें दूसरी तरफ जूफेन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बधाई देता है और कहता है बधाई हो तुम दोनों को, तुम दोनों से सफलता से इस टेस्ट को पास कर लिया है और अब ये लो तुम्हारा इनाम। और एक एकड़ या ईवर और गैंगर के थ्रू उन दोनों के लिए एक एक डिमोनिक ट्रेजर को भेजता है। जूफेन फिर समझाता है गुयू ने एक हेवन गेट को क्लियर किया है और इसीलिए उसे 7th गेट का डिमोनिक ट्रेजर और 4 7th गेट की पिल मिलती है। दूसरी तरफ तायांग ने भी सेम 8th गेट को क्लियर किया है और इसीलिए उसे एक 6th गेट का डिमोनिक ट्रेजर और 3 6th गेट की पिल मिलती है। और इधर तायांग और गुयू अपने इनाम को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी जूफेन कहता है ओ हाँ, मैं तो एक बात कहना भूल ही गया हूँ। एलाइट डिसाइपल एलाइट लेबर ऑफिस को ज्वाइन करने के अलावा और मेरे रिसर्च को एंजॉय करने के अलावा हर गेट को क्लियर करने पर भी इनाम मिलता है, जैसे कि हेवन गेट को क्लियर करने पर 7th गेट की डिमोनिक ट्रेजर और 4 7th गेट का पिल, और वैसे ही 8th गेट को क्लियर करने पर 6th गेट का डिमोनिक ट्रेजर और 3 6th गेट का डिमोनिक पिल। सेम प्रोफाउंड हेवन स्टेज को क्लियर करने पर 5th गेट का डिमोनिक ट्रेजर और 2 5th गेट का पिल। वैसे ही ईओल गेट को क्लियर करने पर 4th गेट का डिमोनिक ट्रेजर और एक 4th गेट का पिल। फिर जूफेन आगे समझाता है एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ही टर्निंग पॉइंट होते हैं, या तो उसे गिव अप कर दो या तो इसे ग्रैब कर लो और चींटियों के बीच में एक ड्रैगन बन जाओ। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो। और दूसरी तरफ जूफेन ये सब कह ही पता है कि सारे के सारे लेबर डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि भूखे भेड़ियों की तरह गेट के अंदर दौड़ पड़ते हैं, तैयार होते हैं अपने टेस्ट देने के लिए। फिर दूसरी तरफ जूफेन को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप उन्हें देखता रहता है। तभी गुयू उसके पास आता है और कहता है अपना ट्रेजर वापस करता है और कहता है ये लो, इसे वापस ले लो। मैं जानता हूँ तुम्हारे शब्द सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थे और अब जब वो विश्वास कर चुके हैं मुझे ये नहीं चाहिए। जूफेन फिर कहता है हाँ, मेरे शब्द लोगों को खींचने के लिए थे लेकिन वो सच भी थे और ये तुम्हारा इनाम है हेवन गेट को क्लियर करने का। और अब तुम एक एलाइट लेबर डिसाइपल बन चुके हो और ये तुम्हारा हक है। और अब इधर जूफेन की बात सुनने के बाद गुयू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होकर कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्या तुम वाकई मुझे ये देना चाहते हो? फिर जूफेन कहता है क्या वैल्यूएबल? ये सिर्फ एक छोटा सा इनाम है और मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ। फिर गैंगर कहता है हाँ, मेरा मास्टर बहुत ही ज़्यादा अमीर है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम किसी और को दे सकते हो। फिर गुयू ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। फिर जूफेन कहता है मैंने नहीं कहा था कि एलाइट लेबर ऑफिस को ज्वाइन करने से तुम्हें सारे के सारे रिसोर्सेज सिर्फ मुझसे मिलेंगे और निश्चित रूप से तायांग। और जबकि तुम इस लेबर ऑफिस के डिसाइपल्स हो तो तुम्हें सेक्ट के पॉलिटिकल मैटर का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम सेक्ट के लोग नहीं बल्कि इस मेरे लोग हो। और अब इधर जूफेन की बात सुनने के बाद तायांग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन ही मन सोचता है ये सेक्ट के छुप कर अपना एक खुद का फ्रैक्शन बनाना की कोशिश कर रहा है। और जब सभी डिसाइपल्स सेक्ट में सिर्फ रिसोर्सेस के लिए आते हैं और अगर सेक्ट ही उन्हें निकाल दे तो वो वफा क्यों करे। और अब वो इतना सोचने के बाद फिर वो जूफेन से कहता है भाई ब्रदर जू, फिर हम आपको क्या कहकर बुलाए। फिर जूफेन उनको बताता है मैं पहले अपने क्लैन का स्टीवर्ड था और अब मैं इस एलाइट लेबर ऑफिस का भी स्टीवर्ड हूँ, तो तुम मुझे स्टीवर्ड जू कहकर बुला सकते हो। और अब जूफेन की बात सुनने के बाद दोनों लोग ही जूफेन को ग्रीट करते हुए कहते हैं ठीक है स्टीवर्ड जू। और दूसरी तरफ जूफेन भी मुस्कुरा होता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर दिन गुजर कर रात हो जाती है और सारे के सारे डिसाइपल्स गेट से बाहर आने लगते हैं और उनमें से ज़्यादातर ही येलो और प्रोफाउंड गेट को ही चुने थे और वो भी बहुत ही मुश्किल निकली। काफ़ी लोग घायल होकर बाहर निकलते हैं और उन्हें देखकर जूफेन सोचता है कम से कम 5वां हिस्सा अंदर ही मर गया होगा। लेकिन जब ये लोग खुद को जिंदा बाहर देखते हैं तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता
और इतना सोचने के बाद फिर जुफेन उन सभी को कहता है, जब तुम लोग यहाँ दौड़ के अंदर चले गए थे, कुछ लोग पीछे ही रह गए जो डर या कमजोरी में बंध गए और उनका भविष्य हमेशा सामान्य ही रहेगा। वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग टेस्ट से गुजरते हुए ही लेकिन कभी भी वापस नहीं आते, क्योंकि वो लोग खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हैं। और उनमें से कुछ लोग टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन तुम लोगों को सबको बहुत ही ज़्यादा बधाई। और अब तुम लोग एक इलाइट लेबर बन चुके हो और अब तुम सबको सब कुछ मिलेगा जो तुमको चाहिए। और अब इधर जुफेन के मुंह से ये सब सुनने के बाद सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं, स्टीव वर्जू, स्टीव वर्जू। फिर जुफेन उन्हें हाथ उठाकर शांत करता है और कहता है, तुम में से ज़्यादातर लोग येलो गेट में गए हैं, लेकिन कुछ ही स्पेशल लोग हैं जो कि प्रोफोन गेट में गए हैं। जैसे गेट्स अलग अलग होते हैं वैसे ही भी इनाम ही अलग अलग होते हैं। अगर किसी और गेट का इनाम चाहिए तो अपने कल्टीवेशन में और मेहनत करो, और जब तुम फिर से टेस्ट देके अगला गेट क्लियर करोगे तो तुम्हें भी वही इनाम मिलेगा जो तुम्हारे साथी को मिला है। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें जुफेन और एल्डरियन को दिखाया जाता है जो कि पीछे से उन्हें देख रहे होते हैं। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हमें वेनरेबल शी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकंड एल्डर आते हुए कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंसान हो चुका है, सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं। फिर वेनरेबल शी भी उनसे पूछता है, सेकंड एल्डर आप बहुत ही ज़्यादा क्रेजी क्यों लग रहे हैं। फिर उनकी बात सुनने के बाद फिर सेकंड एल्डर गुस्से में कहते हैं, मेरे सारे डिसेबल पागल हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें लेबर ऑफिस में भेज दिया जाए, तो आप ही बताएं ये क्या गुस्से वाली बात नहीं है। फिर सेकंड एल्डर की बात सुनने के बाद वेनरेबल शी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या फिर से लेबर ऑफिस जाने के बाद। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस। तो हे एवरीवन, आप सभी के फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने भी पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वेनरेबल शी के हवेली को देखते हैं, जहाँ पर सेकंड एल्डर घबरा कर भागते हुए आते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पागलपन है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा पागल हो गए हैं। मेरे सारे के सारे डिसाइपल मुझसे मांग कर रहे हैं कि मैं उन्हें लेबर ऑफिस में भेज दूँ, तो आप ही बताओ मैं गुस्सा ना हो तो क्या करूँ। वेनरेबल शी भी सेकंड एल्डर की बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, वो लेबर ऑफिस में जाना चाहते हैं। तभी एक और एल्डर आते हैं और कहते हैं, क्या सभी लोग पागल हो गए हैं। उन्हें देखकर फिर सेकंड एल्डर कहते हैं, सेवेंथ एल्डर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सेवेंथ एल्डर गुस्से में चिल्लाते कहते हैं, ये लेबर ऑफिस में क्या चल रहा है। सेकंड एल्डर उनका दुख समझ कर जाते हैं और कहते हैं, रुको, क्या तुम्हारे डिसेबल भी वहाँ जाने की जिद कर रहे हैं। सेकंड एल्डर की बात सुनने के बाद सेवेंथ एल्डर गुस्से में कहते हैं, काश वो सिर्फ मांग कर रहे होते और रोते भी तो ठीक था, पर नहीं, वो तो मुझे लेबर ऑफिस जाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे घर पिल्स चुरा ली और मेरे घर में घुस के हंगामा मचा दिया और पूरा घर तहस नहस कर दिया। अब तो ये लोग अपराधी बन गए हैं, पहले से भी ज़्यादा बुरा हो गया है। मैं सिर्फ उनको बंद कर दिया ताकि मैं कुछ सोच सकूं, पर मैं सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ। और सेवेंथ एल्डर की बात सुनने के बाद वेनरेबल शी भी बहुत ज़्यादा चकित रह जाते हैं और अपने आप सोचते हैं, ये अर्थ में क्या हो रहा है। फिर सेवेंथ एल्डर उनको कहते हैं, तुम्हें अब तक नहीं पता, वेनरेबल शी लेबर ऑफिस में पूरा बदल गया है। डिसाइपल्स को पिल और ट्रेजर्स बेकार की चीज़ों की तरह दिया जा रहा है। अब तो एक इलाइट लेबर ऑफिस भी बनाने की कोशिश की जा रही है। सेवेंथ एल्डर की बात सुन सेकंड एल्डर भी उनसे कहते हैं, हाँ, जैसे जैसे और डिसाइपल्स टेस्ट पास करते हैं उन्हें पिल्स, ट्रेजर्स और कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज मिल रहे हैं। उन लोगों को या कि इतना कुछ मिल रहा है जितना कि हम लोग अपने इलाइट डिसेबल को भी नहीं दे पाते। और ये सब सुन के हमारे के सारे डिसेबल पागल हो गए हैं। अब सब लोग वहाँ जाने की चाहते हैं। सारे के सारे डिसेबल मिलकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज पागलपन भरी प्लान्स बना रहे हैं ताकि उनको सज़ा मिल सके और हम उन्हें लेबर ऑफिस में भेज दिया जाए। ये लड़ाई तो इनर सेक्ट कंपटीशन से भी बड़ी मुश्किल हो गई है। और अब इधर एल्डर्स की बात सुनने के बाद वेनरेबल शी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अब कहते मनी मन कहते हैं, फिर से वो लेबर ऑफिस, और इसके पीछे ज़रूर सेक्ट लीडर का हाथ है। उनका कोई नया चाल है, उन्होंने इस सेक्ट लीडर को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सुन बाकी के एल्डर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सच में सेक्ट लीडर की चाल है।
फिर वेनरेबल शी उनको कहते हैं तुम दोनों जाओ और बाकी के एल्डर्स और वेनरेबल्स को कन्विंस करो और हम देखते हैं कि सेक्युलर कितनी दूर तक ये ले जा सकते हैं। फिर इतना कहते हैं वो दोनों एल्डर्स बाकी के एल्डर्स और वेनरेबल्स के पास जाते हैं और उनको एकत्रित करके सेक्युलर के हवेली पर जाते हैं। फिर हमारा सीन सेक्युलर की मेंशन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स सेक्ट हॉल में सेक्ट लीडर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है गेट खुलता है और हमारा सेक्ट लीडर अंदर आता है और आते हुए पूछते हैं ये मीटिंग किसने बुलाया है। और इतना कहते हैं सेक्ट लीडर अपनी कुर्सी की तरफ चलने लगते हैं और जबकि सारे के सारे एल्डर्स उनको सम्मान से ग्रीट करते हैं। और फिर सेक्ट लीडर अपनी जगह की ओर जाने लगते हैं और कहते हैं किसने इस मीटिंग को बुलाया है। और फिर वो गुस्से में उनसे कहते हैं एक कॉपर बेल बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में ही बजाया जाता है, जब तक कि सेक्ट लीडर खुद उसे ना बजाए। तो फिर बताओ क्या तुम सब ये भूल गए हो या सेक्ट में कोई बड़ा खतरा आ गया है। सेक्ट लीडर को इतने गुस्से में देख वेनरेबल शी आगे बढ़ते हैं और उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर ये मीटिंग मैंने बुलाया है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैटर है और इसमें आपका अटेंशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर सेक्ट लीडर उनसे कहते हैं अच्छा तो बताओ ऐसा क्या हो गया। वेनरेबल शी आगे कहते हैं हमारा इनर सेक्ट में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हालत बढ़ती जा रहा है, हमारी एकता और डिसिप्लिन खतरे में है। हमारे डिमोन्स किंग सेक्ट जैसे इस खतरे से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है, जो कि इस इनर प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दे रहा है। हमें इससे पहले ही सुलझना होगा कि ये हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल दे। फिर सेक्ट लीडर पूछते हैं तो ये बताओ ऐसा क्या हो रहा है जो हमें बर्बाद कर देगा। वेनरेबल शी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर एल्डर्स और वेनरेबल्स की तरफ मुकर कर कहते हैं तो बताओ कितने डिसाइपल्स ऐसे हैं जो अजीब बिहेव कर रहे हैं और या लेबर ऑफिस जाने की चाहत रख रहे हैं। सेवेंथ एल्डर बोलते हैं मैं तो आधे डिसाइपल्स ऑलरेडी खो चुका हूँ और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी ही मेरे पास कोई भी नहीं बचेगा। फिर वेनरेबल शी उनसे गुस्से में कहते हैं मूर्ख तुम्हें उन्हें मना करना चाहिए था। फिर सेवेंथ एल्डर उनसे गुस्से में कहते हैं मूर्खता तुम्हारी है, अगर मैं मना करता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। पहले जब वो मुझे नाराज़ करते थे तो मैं उन्हें लेबर ऑफिस भेजने की धमकी देता और वो लोग डर जाते और अब खुशी होकर वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो अगर मैं उन्हें फिर से वही कहूँगा तो वो लोग खुशी से मान जाएंगे। और ये सुन बाकी के एल्डर्स भी उनसे सहमत होते हैं, कहते हैं हाँ हमारे सारे डिसाइपल्स भी पागल हो रहे हैं, सब लोग अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और लेबर ऑफिस में जाने की जिद कर रहे हैं, तो अब बताओ हम क्या करें। और अब तो लेबर ऑफिस एक नया फैशन बन गया है और सारे डिसाइपल्स वहाँ पर जाने के लिए मर रहे हैं। और ये सब कहते ही वहाँ पर सारे के सारे लोग हंगामा मचाने लगते हैं। फिर सेक्ट लीडर सोचते हैं जूफिन ने कमाल का काम कर दिया है और असली दिक्कत ये है कि एल्डर्स ने लेबर ऑफिस पर अपना पूरा कंट्रोल खो दिया है। अगर यही चलता रहा तो पूरा इनर सेक्ट टुकड़ों में बिखर जाएगा। सेक्ट लीडर यही सोच ही रहे होते कि वेनरेबल शी सेक्ट लीडर से कहते हैं सेक्ट लीडर क्या आप समझ पा रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट अब डिसेबल के ग्रोथ का सपोर्ट नहीं कर रहा है, संतुलन पूरा टूट गया है और जल्दी ही ये पूरे सेक्ट में फैल जाएगा। इससे पहले कि ये हमारे पूरे सेक्ट को बर्बाद ना कर दे कुछ करना ही होगा सेक्ट लीडर। और अब वेनरेबल शी की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर उनसे कहते हैं हाँ तो बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। वेनरेबल शी विनम्रता से कहते हैं कृपया करके इस शो को लेबर ऑफिस को आप टाइटल हटा दीजिए और इसे दोबारा से रीबिल्ड कीजिए सेक्ट के रूल्स के मुताबिक। प्लीज़ सेक्ट लीडर इस सेक्ट के रूल को फिर से रीऑर्गेनाइज कीजिए। और अब वेनरेबल शी की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर वहाँ पर बैठे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ मैं ज़रूर रूल्स फॉलो करूँगा, पर क्या लेबर ऑफिस हमेशा से हमारे डिमोन्स किंग सेक्ट का सबसे निचला हिस्सा नहीं है और इसीलिए तो उसने सालों तक अकेले छोड़ दिया गया ताकि वो अपने रास्ता खुद चुने। और अगर उससे कोई ग्रेट टैलेंट बाहर निकलता है तो वो हाई वेनरेबल्स बन जाता है, वही उसका अंतिम आशा होती है अपराधियों के लिए महान कर्मों के ज़रिए उठने की। और ये तो हमारे सेक्ट का ही नियम है और इसीलिए लेबर ऑफिस को छूना यानी कि हमारे पूर्वज से गद्दारी जैसा होगा। और हाँ वेनरेबल शी तुम एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हर कोई ऊंचा पद चाहता है, पर अगर तुम अपने ही डिसेबल्स के साथ नहीं रह पा रहे हो तो कभी सोचा है शायद तुम उनके नेतृत्व के लायक नहीं हो। और एक सेक्ट लीडर हंसते हुए निकल जाते हैं और वेनरेबल शी उनको शांत होकर खड़े होकर
जाते हुए देख रहे होते हैं। और गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर। बाय बाय गाइस।